हमारा जो गुड लास्ट क्लास आफ्टरनून। में हम गुड आफ्टरनून सॉरी, हम लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे बायबैक, अल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें हमने अल्ट्रेशन कर लिया था, बायबैक डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसमें एक टॉपिक रह गया था हमारा जो हमने बात की थी कि भाई हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की कंपनी लॉ की क्लास में हम शेयर कैपिटल चैप्टर फिनिश करेंगे अपना पूरे का पूरा। क्लियर है? हमारा इसमें आज का टॉपिक रहेगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड द पार्ट 5 that is transfer and transmission of share, transfer and transmission of share. We will discuss this chapter in this class. तो हमारा शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आज की क्लास में we will complete this chapter in this class. क्लियर है? Now the टॉपिक हमारे पास शुरू होता है व्हाट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनीज एक्ट के अंदर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को लेके जो सेक्शन बताया हुआ है, सेक्शन है 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए जो हमें सेक्शन बताया गया है वो सेक्शन है 16। और सबसे पहले बात क्या होती है, कब किन किन सिचुएशंस में हम बोलेंगे कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रही है और क्यों हम रिडक्शन करते हैं। रीजन क्या है रिडक्शन करने का, क्यों कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है। पहला रीजन है, अगर कंपनी क्या कर रही है, जो भी मान लो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा था, कंपनी हैव एक्स्ट्रा मनी, कंपनी को इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही उसका डिविडेंड बर्डन आ रहा है, तो कंपनी उस पैसे को क्या कर रही है, एक्स्ट्रा पैसे को वापस कर रही है शेयर होल्डर्स को। जब कंपनी एक्स्ट्रा पैसे को शेयर होल्डर को वापस करती है तो उसको अपने शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको अपने रिडक्शन करनी पड़ेगी शेयर कैपिटल के अंदर। तो फर्स्ट रीजन होता है रिटर्निंग ऑफ सरप्लस टू द शेयर होल्डर, रिटर्निंग ऑफ सरप्लस टू द शेयर होल्डर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? आवाज मेरी आ रही है सब बच्चों को? मंशा, सौरभ, गौरी, प्रॉपरली ऑडिबल? Yes, yes. ओके। नाउ ये सब क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि भाई कंपनी क्या है, डिविडेंड ज़्यादा पे नहीं करना चाहती। कंपनी नहीं कहती कि मैं डिविडेंड का बर्डन नहीं लेना चाहती, आई डोंट वांट टू पे मोर डिविडेंड, कि भाई कंपनी में ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करना चाहती। तो इस केस में क्या होगा, टू प्रिवेंट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट को रोकना। कंपनी डिविडेंड पे नहीं करना चाहती, तो कंपनी ने क्या किया, शेयर वापस ले लिए और जिसकी वजह से उसने क्या कर दिया, अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर दिया। थर्ड पॉइंट, रिडक्शन जो होता है हैज पर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। जब कंपनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है या अरेंजमेंट कर रही है, कंपनी मर्जर कर रही है, डीमर्जर कर रही है, उस सिचुएशन में भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है। एंड लास्ट इज व्हेन द कंपनी इज मेकिंग लॉसेस। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं होती, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करने के लिए कंपनी क्या करती है, अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए रिडक्शन कर देती है। तो क्या कर देती है कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में होती है तो
वाइंडिंग अप में जब कंपनी होती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका क्या होगा, when the company is making losses the financial position does not present a true and fair view of the company। जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं होती तो कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, जिससे अर्निंग पर शेयर जो हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। तो टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर कह लो, या टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्लियर है, समझ आ गई? तो दीज आर द रीजन, जी सर। these are the reason returning of surplus to shareholders, eliminate loss, scheme compromise या scheme compromise और arrangement की scheme के accordingly, and last is to improve the financial position of the company। these are the reason for the reduction of share capital, reason for reduction। so जब भी कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है, कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, तो उस सिचुएशन में क्या, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट कंडीशन यू हैव टू फॉलो। पहले सबसे पहले होना पड़ेगा अप्रूवल ऑफ मेंबर बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। उस स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी है उसको फॉर्म MGT 14 में ROC में फाइल करना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा। तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कंपनी करेगी उसकी कॉपी जो है ROC में फाइल करेगी फॉर्म MGT 14 में। क्लियर है? जब भी कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कंपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करती है तो उसको ट्रिब्यूनल से, अच्छा ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या है, एनसीएलटी के कंपनी लॉ के अंदर जो ट्रिब्यूनल का मीनिंग है वो एनसीएलटी से है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जब भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है तो कंपनी को ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी and having share capital by special resolution reduce the share capital in such manner and in such particular has been prescribed। आपको एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दूसरा क्या क्या कंडीशन है, पहला आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और दूसरा आपको एनसीएलटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, MGT 14 ROC में 30 एनसीएलटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का डाउट? आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि किस किस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं, मेथड क्या होता है शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का। मेथड फॉर रिडक्शन, देयर इज हाउ मेनी मेथड फॉर द रिडक्शन। पहला, extinguish या reducing the liability on shares in respect of share capital not paid up। मान लो कि भाई मंशा के पास किसी कंपनी के 100 रुपए के शेयर थे, बट मंशा ने सिर्फ 60 रुपए पे कर रखे थे। अच्छा, अनपेड कितना है, अनपेड अमाउंट कितना है, रुपीस, अनपेड अमाउंट कितना, अभी कितना पे करना है मंशा को, बोलो। 40 सर। 40। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करना चाहती है, तो कंपनी जो ये लाइबिलिटी थी मंशा की, जो ये पैसा देना था, कंपनी ने इस लाइबिलिटी को या तो एक्सटिंग्विश कर दिया
या फिर इसको रिड्यूस कर दिया। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म कर दिया। मंशा को कंपनी बोल सकती है कि जो आपको 40 रुपये पे करने थे अभी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी लाइबिलिटी को या तो खत्म कर देते हैं, या फिर कंपनी ये इसको बोल सकती है कि आपको 40 रुपीज़ पे करने थे बट नाउ योर लाइबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस। आप मुझे या तो 20 रुपी पे कर सकते हैं या 10 रुपी, जो भी रिड्यूस लाइबिलिटीज है। तो फर्स्ट मेथड होता है कि कंपनी जो अनपेड अमाउंट है, जो शेयर होल्डर से मिलना था अनपेड अमाउंट, वो जो लाइबिलिटी है अनपेड अमाउंट की, उसको या तो एक्सटिंग्विश कर सकती है या फिर उसको रिड्यूस कर सकती है। दूसरा क्या है, आइदर विद और विदाउट एक्सटिंग्विश और रिड्यूसिंग लाइबिलिटी ऑन एनी शेयर, कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और इज अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। कि भाई आधे शेयर होल्डिंग का पता ही नहीं चल रहा, नाउ कंपनी की शेयर होल्डिंग है, अब कंपनी की शेयर होल्डिंग है ऐसी पेड अप शेयर कैपिटल जिसका पता ही नहीं चल रहा, लॉस्ट है, किसके पास है, कौन है, कहाँ है, विच इज लॉस्ट। तो कंपनी उस पेड अप शेयर कैपिटल को या तो कैंसिल कर सकती है, या कंपनी क्या कर सकती है कि भाई कंपनी को रिक्वायरमेंट थी 40 करोड़ की, कंपनी के पास है 50 करोड़, जो एक्सेस है ना 10 करोड़, कंपनी उनको क्या कर सकती है, वो पैसा वापस कर सकती है और उसके बदले में क्या कर सकती है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। देयर आर टू मेथड, एक्सटिंग्विशमेंट एंड रिडक्शन, एंड सेकंड इज कैंसिलेशन एंड पे ऑफ। क्लियर है? पहली 3 कंडीशन क्लियर, फर्स्ट 3 जी सर कंडीशन। क्लियर है। नाउ नोटिस टू ट्रिब्यूनल, नोटिस टू ट्रिब्यूनल। अब क्या है, जो कोई भी कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, अब क्या होगा, नोटिस बाय द ट्रिब्यूनल। अब जब आप एप्लीकेशन लगाओगे ट्रिब्यूनल के पास, एप्लीकेशन जब ट्रिब्यूनल के पास लगेगी, एनसीएलटी के पास लगेगी, एनसीएलटी क्या करेगा, नोटिस सेंड करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब आरडी से है, रीजनल डायरेक्टर। ट्रिब्यूनल नोटिस सेंड करेगा आरडी को, ट्रिब्यूनल नोटिस सेंड करेगा सेबी को अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, और कंपनी नोटिस एनसीएलटी नोटिस सेंड करेगी किसको, क्रेडिटर्स होता कंपनी, टू इन्फॉर्म अबाउट द फैक्ट ऑफ रिडक्शन, कि भाई इस कंपनी का हमारे पास एप्लीकेशन आया है, कंपनी वांट टू रिड्यूस देयर शेयर कैपिटल, और उनको इन्फॉर्म करेगी नोटिस भेज के सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेबी को, क्रेडिटर्स को। एनसीएलटी उनको नोटिस भेजेगी कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन हो, यू कैन रेज योर ऑब्जेक्शन फॉर टेकिंग देयर एनओसी। क्लियर है? एनी सर डाउट? क्लियर है। हाँ। नाउ आगे पॉइंट आता है, द क्लेम ऑफ एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी मस्ट बी डिस्चार्ज। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ट्रिब्यूनल्स अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर देने से पहले, कोई भी एप्लीकेशन को अप्रूव करने से पहले, ट्रिब्यूनल ये अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि क्या किसी क्रेडिटर का कोई डेट था, कोई क्लेम था, वो डिस्चार्ज हो चुका है या डिटरमाइन हो चुका है, या उसका कोई भी क्लेम सिक्योर है, या उसकी कंसेंट ली गई है या नहीं ली गई है। बिफोर मेकिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, यहाँ पर एनसीएलटी सेटिस्फाई करेगा अपने आप को कि जो भी डेट था, जो भी क्लेम था किसी क्रेडिटर्स का, वो कंपनी ने डिस्चार्ज कर दिया है या नहीं, वो डिटरमाइन हुआ है या नहीं, वो सिक्योर्ड हुआ है या नहीं, या उन क्रेडिटर्स की कंसेंट ली गई है बिफोर रिडक्शन, वो ली गई है या नहीं ली गई। पहले तो एनसीएलटी अपने आप को इस चीज से सेटिस्फाई करेगा। अगर उसे लगता है कि कंपनी ने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया है, तभी वो क्या करेगा, एनसीएलटी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग ऑर्डर पास करेगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। नाउ आगे पॉइंट पढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द कंपनी मस्ट बी कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेक्शन 66 सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो है, वो ये कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर शैल बी सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, कि भाई कोई भी एप्लीकेशन है, एनसीएलटी उसको तब तक अप्रूव नहीं करेगा जब तक कि अनलेस जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो उस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है,
वो किसके अकॉर्डेंस होना चाहिए, वो एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि सेक्शन 133 के अंदर बता रखे हैं, या एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बता रखे हैं, एंड अ सर्टिफिकेट टू इफेक्ट बाय द कंपनीज ऑडिटर हैज बीन फाइल्ड विद द ट्रिब्यूनल। ये कहना चाह रहा है कि तब तक कोई भी एप्लीकेशन को एनसीएलटी अप्रूव नहीं करेगा जब तक कि कंपनी क्या ना कर ले, कंपनी जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये कंफर्म ना कर दे कि जो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है वो एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया है, वो एज पर दी प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंट लॉ किया है, और उसके रिगार्डिंग जब तक कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो एनसीएलटी को सर्टिफिकेट सबमिट ना कर दे तब तक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। फाइलिंग ऑफ सर्टिफिकेट बाय द कंपनीज ऑडिटर विद द ट्रिब्यूनल। Certificate to the fact that accounting treatment proposed by the company for such reduction is in conformity with the accounting standards specified in the section 133 or any other provision of the act by the company's auditor has been filed with the tribunal. सेम लाइन दोबारा से रिपीट हो रही है कि भाई जब भी एनसीएलटी के पास हम एप्लीकेशन लगाएंगे रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आप किस तरह से रिडक्शन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग कंपनी एक प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करती है, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग वो कंपनी ये बताएगी जो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेक्शन 133 में बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग है या किसी दूसरे प्रोविजन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है, और इसके रिगार्डिंग जो कंपनी का ऑडिटर है वो सर्टिफिकेट फाइल करेगा ट्रिब्यूनल को। क्लियर है? एनी डाउट? अभी तक कोई डाउट हो किसी का तो मुझे बताओ। नो सर। नाउ आगे पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। जब एक बार सारी चीजें सब कुछ ठीक लगा, एप्लीकेशन सब ठीक है, सारा कुछ एकदम कंप्लाई कंपनी ने कर रखा है, ऑर्डर ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 66 सबसेक्शन 3 shall be published by the company in such manner as tribunal may direct. रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो भी ऑर्डर एनसीएलटी पास करेगा कंपनी क्या करेगी, उस ऑर्डर को पब्लिश करवाएगी अकॉर्डिंगली। समझ आ गई? डिलीवरी ऑफ द कॉपी ऑफ ऑर्डर टू आरओसी। भाई ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे, यहां पे विद इन अ period of 30 day from the date of passing order, from the date of passing order, the company shall deliver a certified copy of the order of the tribunal under subsection 3 and the minutes, which means the document submitted to tribunal detailing the reduction and approval of the by the tribunal. Hence the word minute has different meaning from the word minute used for the proceeding approved by the tribunal showing. मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब एनसीएलटी ऑर्डर पास कर देगा तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी प्लस एप्लीकेशन जो हमने एनसीएलटी में फाइल की थी उसकी कॉपी कहाँ, आईएनसी 24 आईएनसी 28 फॉर्म, जो भी ऑर्डर की कॉपी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर हो उसकी कॉपी जो हमेशा जाती है, या एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी हमेशा फॉर्म आईएनसी 28 में जाती है। तो आप आईएनसी 28 में फाइल करोगे जिसमें जो भी एप्लीकेशन आप जो भी मिनट होगा प्रोसीडिंग का उसमें बताया जाएगा कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना था, नंबर ऑफ शेयर कंपनी के कितने हैं, अमाउंट ऑफ ईच शेयर कितना है, अमाउंट इफ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अपॉन शेयर। तो ये सारी डिटेल आप आरओसी को बताओगे जब आपका ऑर्डर पास हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। आगे बढ़े। आगे कह रहा है ये नो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। यस सर। नो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। Member of the company, past, present, shall not be liable for any call, contribution in respect of any share held by him, exceeding the amount of difference, if any, between the amount paid on share, or reduced amount, if any, which is to be due to have been paid thereon, as the case may be, and the amount of the share has fixed by the order of reduction. ये कहना चाह रहा है कि भाई आफ्टर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल
after the reduction of share capital, मेंबर्स की लाइबिलिटी कितना होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड कंपनी, देर आर 3 शेयर होल्डर लाइक मंचा, गौरी, सौरभ। कंपनी का जो शेयर की वैल्यू थी ₹100 था, लेट्स, बट यू हैव पेड ₹50, ₹50, ₹50 यू हैव पेड। आपकी अनपेड अमाउंट कितना है, अनपेड अमाउंट कितना है, कितना आपको अभी पे करना है। So 50 unpaid amount. यू हैव टू पे ₹50, आपकी लाइबिलिटी 50 तक की है, बट कंपनी सेड योर लाइबिलिटी टू पे द अनपेड अमाउंट हैज बीन रिड्यूस टू 20। नाउ आपकी लाइबिलिटी जो है 20 की है, तो अब आफ्टर रिडक्शन, जब आपका एक बार रिडक्शन अप्रूव हो जाएगा तो आपकी लाइबिलिटी ₹50 के लिए होगी या फिर ₹20 के लिए होगी। 20 के लिए सर। हाँ, तो भाई आपका जो रिड्यूस अमाउंट है उसके लिए होगी, जो भी रिड्यूस अमाउंट है। क्लियर है। तो ये कह रहा है कि जो मेंबर की लाइबिलिटी है सिर्फ रिड्यूस अमाउंट तक की ही होगी, उससे ज्यादा उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है। यस सर। एनी डाउट, आगे बढ़े। नो सर। Action under section 447, punishment for fraud. If any officer of the company knowingly conceal the name of any creditor entitled to object to the reduction, knowingly misrepresent the nature and amount of debt or claim of any creditor of the company, or abate or is privy to such abatement, such concealment, such misrepresentation has a portion, he shall be liable under section 447। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि भाई अगर कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जानबूझकर किसी भी क्रेडिटर का नाम छुपाता है। मान लो क्या हुआ, 3 क्रेडिटर थे कंपनी के अंदर, मंशा, गौरी एंड सौरभ। मंशा ने अपनी ऑब्जेक्शन दे, एनओसी दे दी, गौरी ने अपनी एनओसी दे दी, लेकिन सौरभ को ऑब्जेक्शन दी। अब कंपनी ने क्या किया, सौरभ का नाम ही नहीं दिखाया। एनसीएलटी में लिस्ट ऑफ जो क्रेडिटर्स थे उसमें सौरभ का नाम ही नहीं दिखाया। या फिर कितना एग्जैक्ट अमाउंट आपका डेट है, कितना क्लेम है क्रेडिटर्स का, वो मान लो क्लेम तो था 5 करोड़ का, लेकिन कंपनी ने एनसीएलटी को बताया हमारा तो क्लेम 2 करोड़ का है, मिस रिप्रेजेंटेशन की या कुछ और मिस रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर एनसीएलटी को पता चल गया तो कंपनी जो है 447 के अंदर फ्रॉड के केस में लायबल होगी। क्लियर है। एनी डाउट। यस सर। आगे बढ़े। सर फिर इसमें बाइंडिंग अप का भी पास कर देती है कोर्ट। तो उसमें ब्रदर प्रॉपर क्रिमिनल कोड लग जाता है, वहां पे क्रिमिनल कोड लग जाता है, सेक्शन 447 फ्रॉड का केस लगता है तो वहां पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगता है। तो वहां पे प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहां पे जो भी जिस हिसाब से वो क्राइम क्रिमिनल के बेसिस पे चलेगा वैसे ही रहेगा। फिर फाइन भी लगता है, कंपनी के ऑफिसर्स को जेल भी हो सकती है, तो ये चीजें रहती हैं। क्लियर है। क्लियर है। Now Yes, sir. there is a question. Diminution of capital is not a reduction of capital. Now diminution क्या होता है? Diminution का मतलब होता है cancellation. Diminution का मतलब होता है cancellation. As per section 61 subsection 1 clause E of the Companies Act 2013, diminution का मतलब होता है diminution of capital is the cancellation of the unsubscribed part of the issued capital. मान लो कंपनी ने इशू किया शेयर 50 लाख का, बट यहां पर सिर्फ 30 लाख जो है सब्सक्राइब किया गया, 20 लाख जो था अनसब्सक्राइब किया गया।
जो आप अनसब्सक्राइब पार्ट को जब कंपनी कैंसिल करती है, इट इज कॉल्ड डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। इट इज कॉल्ड डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। डिमिनिशन ऑफ कैपिटल करने के लिए क्या होता है? इट कैन बी इफेक्टेड बाय ओआर। कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी प्रोवाइडेड आर्टिकल ऑफ द कंपनी ऑथोराइज्ड टू डू सो। कंपनी जब डिमिनिशन करना चाहती है, अपनी शेयर कैपिटल को डिमिनिश करना चाहती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइजेशन होना बहुत जरूरी है। एंड द अदर थिंग, कंपनी हैव टू पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 61 सबसेक्शन 2। कैंसिलेशन ऑफ शेयर अंडर सेक्शन 61 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जो आप कैंसिलेशन करते, रिडक्शन किस चीज में होता है? रिडक्शन का मतलब होता है आप अपनी पेड अप कैपिटल में रिडक्शन कर रहे हो, आप अपनी पेड अप कैपिटल में रिडक्शन कर रहे हो। लेकिन डिमिनिशन का मतलब होता है भाई जो लोगों ने लिया ही नहीं शेयर, जो परचेज ही नहीं किया, आप उसको सिर्फ कैंसिल कर रहे हो। यहाँ पे किसी तरह का रिडक्शन नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? और जब रिडक्शन ही नहीं है तो उसके लिए आपको एनसीएलटी में जाने की जरूरत नहीं है। एनसीएलटी में आपका कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगेगा। इट डज नॉट नीड एनी कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 66। Any doubt? Have you clear the difference between the diminution and the reduction of the capital? सर ये दोबारा रिपीट कर देना। हाँ, देखो डिमिनिशन क्या होता है। कंपनी ने मान लो इशू किया, पब्लिक में शेयर इशू किया मान लो 50 करोड़ का, बट पब्लिक ने जो शेयर परचेज किए 30 करोड़ के किए। अनसब्सक्राइब्ड पार्ट कितना रह गया? जितना परचेज नहीं हुआ, कितना रहा अनसब्सक्राइब्ड पार्ट? 20 करोड़। अनसब्सक्राइब पार्ट 20 करोड़ रहा ना। अब जब ये किसी ने लिया ही नहीं, क्या आप इसको शेयर कैपिटल का पार्ट मानोगे? अनसब्सक्राइब जब ये लिया ही नहीं किसी ने, नो सर, तो ये इंक्लूड होगा पेड अप शेयर कैपिटल में? नहीं होगा। तो कंपनी इसको क्या करती है? कैंसिल करती है। कंपनी इसको क्या कर देती है? कैंसिलेशन कर देती है। इट मीन्स टू कैंसिल द अनसब्सक्राइब पार्ट ऑफ द कंपनी। पेड अप कैपिटल में कौन सी आती है? जो कंपनी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसपे पैसा पे कर दिया है शेयर होल्डर ने, जो कंपनी के शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया हुआ है और जिसपे पैसा पे कर दिया है, दिस इज कॉल्ड द पेड अप पार्ट। बट ये तो परचेज ही नहीं किया, तो इट विल नॉट बी काउंट इन द सब्सक्राइब पोर्शन, इट विल नॉट बी काउंट इन द पेड अप शेयर कैपिटल। जब कंपनी इस अनसब्सक्राइब पोर्शन को कैंसिल करती है, इट इज कॉल्ड द डिमिनिशन। और डिमिनिशन के लिए इट इज नॉट कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल का होता है या ऑथोराइज कैपिटल का होता है। आप इसको इशू शेयर में से जो परचेज ही नहीं किया उसको कैंसिल कर रही है कंपनी, तो इट इज कॉल्ड द डिमिनिशन, इट इज नॉट रिडक्शन। तो डिमिनिशन के लिए एओए के अंदर ऑथोराइजेशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज कंपनी को ओआर पास करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गई? एनसीएलटी में किसी भी तरह से डिमिनिशन के लिए एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं होती। एनी डाउट? बढ़े आगे? Reduction of share capital by following method also do not need any approval of the tribunal। भाई कुछ रिडक्शन ऐसे होते हैं, अब हर एक रिडक्शन में भी एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रही है, क्या हमने पढ़ा था वहां पे एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत लेनी पड़ेगी? नो नहीं। तो अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रही है, वो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, लेकिन वहां पर रिडम्पशन की जरूरत, उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। या फिर परचेज ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर बाय द कंपनी ऑन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया कि कंपनी अपने मेंबर से शेयर परचेज करेगी, वहां पर भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए एनसीएलटी के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। तीसरा, बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक के केस में भी आपको रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? In following cases, the diminution of share capital is not to be treated as reduction of share capital, where company cancel share which have not been taken or agreed to be taken by
एनी पर्सन, जब कंपनी उन शेयर को कैंसिल करती है जो किसी ने परचेज ही नहीं किया, और जब भी कंपनी उन शेयर को कैंसिल करती है उसको डिमिनिशन बोला जाता है, वो रिडक्शन नहीं होता। वे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55। जब कंपनी रिडीम करती है अपने प्रेफरेंस शेयर को, तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करके उसको कैंसिल कर देती है, तो वो भी रिडक्शन के उसके प्रोविजन के अंदर नहीं आता। फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब कंपनी फॉरफिट करती है शेयर, कि भाई अगर किसी शेयर होल्डर ने कोई कॉल पे नहीं की तो उसके शेयर को कंपनी फॉरफिट कर लेती है, तो वो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। वेयर द कंपनी बायबैक इट इज ओन शेयर, जब कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक कर लेती है तो वो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर नहीं आता। वेयर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड इन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी अंडर द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कि भाई आपने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम के अंदर एनसीएलटी से ऑर्डर पास करवाया और उसकी वजह से आपका रिडक्शन हो रहा है, तो वहां पे भी आपको प्रॉपर रिडक्शन के जो ये सेक्शन 67 के प्रोविजंस हैं उनको दोबारा से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो इन सिचुएशंस में सेक्शन 66 एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 66 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे का तो मुझे बताओ। नहीं है सर। हाँ, आगे एक और आता है। हाँ, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड वेयर नो कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल इज नेसेसरी। एक कंसेप्ट हमारे पास आता है सरेंडर ऑफ शेयर। क्या होता है सरेंडर ऑफ शेयर? सरेंडर ऑफ शेयर का मतलब होता है मींस द सरेंडर टू द कंपनी ऑन द पार्ट ऑफ द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द शेयर ऑलरेडी इशू। आपके पास कंपनी के कोई शेयर थे और आपने उस शेयर्स को क्या कर दिया, कंपनी को सरेंडर कर दिया। वेयर शेयर आर टू बी सरेंडर टू द कंपनी वेदर बाय वे ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और बाय एनी अदर रीजन। आपका और कंपनी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उस रीजन की वजह से अपने शेयर को आपने सरेंडर कर दिया, या किसी दूसरे रीजन की वजह से आपने अपने शेयर को कंपनी को सरेंडर कर दिया। इट विल हैव द सेम इफेक्ट हैज ट्रांसफर इन फेवर ऑफ द कंपनी एंड नो अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। सरेंडर जब एक शेयर होल्डर ने सरेंडर अपने शेयर कंपनी को करे, एक तरह से उसको ट्रांसफर बोला जाएगा, लेकिन वहां पे रिडक्शन, वहां पे क्या होता है, रिडक्शन लगती है, उसको एक तरह से रिडक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। बट इफ अंडर एनी अग्रीमेंट सच शेयर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग सरेंडर टू द कंपनी आर ट्रांसफर टू नॉमिनी ऑफ द कंपनी देन देयर विल बी नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपने कंपनी के किसी नॉमिनी को शेयर ट्रांसफर करे तो वहां पे रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं होगा। सरेंडर में बी एक्सेप्टेड बाय कंपनी अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस वेयर फॉरफिटर इज जस्टिफाइड। It has the effect of releasing the shareholder who surrender is accepting from further liability on share। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक बार जब कंपनी क्या करती है, एक शेयर होल्डर के पास क्या थे, शेयर थे, उसका कंपनी के साथ कोई डिस्प्यूट हो गया या उसको कंपनी को कोई पैसा देना था लेकिन वो नहीं दे पाया, इसकी वजह से उसने क्या किया, अपने आप ही अपने शेयर्स को कंपनी को सरेंडर कर दिया। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको एक तरह से ट्रांसफर और रिडक्शन ऑफ कैपिटल मानेंगे। लेकिन अगर कंपनी के किसी नॉमिनी को आपने शेयर ट्रांसफर किया है तो उसको रिडक्शन नहीं मानेंगे। कई बार क्या होता है कि भाई कंपनी आपको बार बार कॉल करने के लिए पैसा मांग रही है और वहां पर कंपनी आपके शेयर फॉरफिट करना चाहती है, लेकिन कंपनी के फॉरफिचर से पहले आपने उस कंपनी को सरेंडर कर दिया। तो भाई यहाँ पे भी क्या होता है, सरेंडर का एक तरह से प्रोविजंस होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जो शेयर कैपिटल रिडक्शन वाला जो प्रोविजंस होते हैं वहां पे कोई एप्लीकेबिलिटी उनकी नहीं होती। दिस इज नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है सर? यहाँ कंसिडरेशन नहीं होता ना? हाँ, यहाँ पे एक तरह से वो रिडक्शन वाला नहीं होता, यहाँ पे फॉरफीचर एक तरह से आ जाता है। फॉरफीचर के कि भाई आपने फॉरफीचर में चले गए, आप वहाँ पे फॉरफीचर वाले प्रोविजंस लगते हैं। सरेंडर को एक तरह से फॉरफीचर की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। क्लियर है? तो सर कंपनी को कुछ देने की जरूरत तो नहीं पड़ती शेयर होल्डर को, बस शेयर होल्डर अपना शेयर रिटर्न कर देते हैं। हाँ, नहीं कंपनी को कुछ नहीं पे करना शेयर होल्डर को, भाई उसने पे ही नहीं की कर रहा वो कोई पैसा, सेटलमेंट एक तरह से होगी उनके बीच में, या कंपनी को कोई पैसा लेना था शेयर होल्डर से, कंपनी शेयर होल्डर दे ही नहीं पा रहा, तो शेयर होल्डर ने क्या किया, एक काम करो आप मेरा शेयर रख लो, मेरे पास पैसे नहीं है, आप शेयर रख लो अपना। तो जब शेयर होल्डर ऐसे कर देता है तो कंपनी उसको क्या पे करेगी, कंपनी तो कुछ भी पे नहीं करेगी। क्लियर है?
क्लियर है। हाँ, सरेंडर। जी सर। हाँ, सरेंडर की सिचुएशन कब अराइज होती है? जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर प्रॉपरली प्रोविजंस हो रिगार्डिंग द सरेंडर। तो ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एंड वेयर द फॉरफीचर ऑफ शेयर इज जस्टिफाइड, जहां पर फॉरफीचर जस्टिफाई हो रहा है कि भाई कंपनी आपके शेयर फॉरफिट करना चाहती है, तो कंपनी ये कहती है कि या तो आप अपने आप को सरेंडर कर दो अपने शेयर को, नहीं तो हमें जबरदस्ती आपसे लेना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गए? तो इस तरह से ये सिचुएशंस होती हैं सरेंडर की। तो ये हो गया आपका सरेंडर। फॉरफीचर हमने पढ़ा हुआ है। फॉरफीचर क्या होता है कि भाई अगर कोई कॉल पे नहीं कर पा रहा, तो कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ अथोराइज के अंदर लिखा हुआ है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथोराइज कर रहा है, तो फिर क्या होगा वहां पे फॉरफीचर आके यहाँ पर चलेगा। और फॉरफीचर के केस में क्या हमें किसी एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? सर नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। तो फॉरफीचर हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा वो पार्ट जो हमारा 4 था ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे पार्ट 4 कंप्लीट होता है। गौरी, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. एनी डाउट डियर? No, sir. ओके। सौरभ एंड मंशा? क्लियर है सर। जी सर। नाउ हमारा क्लियर है एक सर। नया पार्ट नंबर 5 या पार्ट नंबर ई, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर स्टार्ट होता है। ट्रांसफरेबिलिटी बात करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर? When the owner of share transfer his ownership of share to another person. मंशा के पास शेयर थे 500 शेयर किसी कंपनी के, मान लो रिलायंस के। मंशा ने वो शेयर अपने गौरी को ट्रांसफर कर दिए। मंशा को बोला जाएगा ट्रांसफरर। जो शेयर ट्रांसफर करता है उसको बोला जाता है ट्रांसफरर। जिसको ट्रांसफर किए जाते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसफरी। क्लियर है? द पर्सन हु ट्रांसफर इज नोन एज ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रांसफरी। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर, नहीं है डाउट। हाँ। पब्लिक कंपनी के शेयर No, sir. फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उनके शेयर्स के अंदर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शंस। लेट डिस्कस अबाउट द प्राइवेट कंपनी। The section 2 clause 68 of the Companies Act 2013 restrict the right to transfer share. सेक्शन 2 क्लोज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है क्या? राइट टू ट्रांसफर द शेयर, बट नॉट प्रोहिबिट टू राइट टू ट्रांसफर शेयर। द शेयर होल्डर ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन ट्रांसफर देयर शेयर, बट वो फ्रीली ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी ट्रांसफर कर दें, ऐसा नहीं है। उनको पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनको पहले कंपनी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये रिस्ट्रिक्शन है, बट वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उनके फ्रीली ट्रांसफरेबल पे। क्लियर है? समझ आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं क्या प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर है क्या वो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता? मुझे पहले बताओ, क्या वो कर सकता है? सर पहले कंसर्न लेना पड़ेगा। वो कर सकता है, प्रोहिबिशन नहीं है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्शन, एक होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है आप नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कर सकते हो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। क्लियर है? ठीक है सर। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, द प्रोविजंस और रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी ड्यूली कंप्लाइड बाय द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी। भाई जब एक प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर है अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उसको पहले
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ट्रांसफर किसी को कर दिया, नहीं, उसको पहले कंसल्ट करना पड़ेगा कंपनी से। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। बट रिस्ट्रिक्शन जो है ट्रांसफर के केस में प्राइवेट कंपनी में इन केसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। पहला, ऑन द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर his her share in case where share are sought to be transferred to his legal representative। भाई प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर है अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के शेयर ट्रांसफर कर सकता है। फादर अपने बेटे को बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के शेयर ट्रांसफर कर सकता है। किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो वो जो शेयर हैं वो ट्रांसमिट हो जाएंगे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। In respect of share which has proposed to be issued on right basis, existing member would have right to renounce share likely to be allotted to them. If the existing shareholder renounce their share, then these share will be allotted to the renounces for the first time and therefore no transfer shall take place। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक तो शेयर होल्डर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ट्रांसफर कर सकता है। अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसके जो शेयर हैं वो ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसमिट हो जाएंगे। और तीसरा, राइट इशू के केस में। अच्छा, राइट इशू में मैंने बताया था राइट टू रिनाउंस द शेयर। अच्छा, रिनाउंस क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाउंस? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर सेक्रीफाइस। हाँ, रिनाउंस का मतलब होता है कि जैसे क्या हुआ, राइट इशू का हमने डिस्कस किया था। राइट इशू के केस में अगर आपको राइट इशू बेसिस पे कोई शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, चाहे वो आपकी एक पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आपके पास एक राइट होता है, राइट टू रिनाउंस। आप या तो वो राइट अवेल कर सकते हो या फिर नहीं तो अपने किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो राइट आप रिनाउंस कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो किसी दूसरे के फेवर में। और ये भी प्राइवेट कंपनी में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। नाउ Yes, sir. एक प्रोविजन आता है प्रीएम्प्टिव राइट। क्या होता है? एक क्या होता है प्रीएम्प्टिव राइट? राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? प्राइवेट कंपनी के केस में एक प्रीएम्प्टिव राइट का प्रोविजन आता है। क्या होता है? प्राइवेट कंपनी है, मान लो प्राइवेट कंपनी के अंदर देयर आर 3 मेंबर, मंशा, गौरी, सौरभ। देयर आर 3 मेंबर। अब क्या है प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर कंपनी का इफ अ मेंबर विश टू सेल सम और ऑल इफ हिज शेयर, मान लो मंशा अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहती है, बेचना चाहती है, such shares shall first be offered to other existing member of the company at a price determined by the director or by the auditor of the company or by the use of formula set out in the article। अगर मंशा अपने शेयर बेचना चाहती है तो पहले वो शेयर अपने जो साथ वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, या तो गौरी या फिर सौरभ, उनको ऑफर किए जाएंगे मंशा के शेयर कि भाई मंशा अपने शेयर बेचना चाहती है, क्या आप लोगों में से कोई वो शेयर लेना चाहता है? और जो इसका प्राइस है शेयर का वो कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के ऑडिटर और या आर्टिकल के अंदर जो भी फॉर्मूला है प्राइस डिटर्मिनेशन का उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है कि इस प्राइस पे हम ये शेयर जो मंशा के हैं बेचना चाहते हैं। एनीवन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लाइक गौरी एंड सौरभ कोई इन शेयर को परचेज करना चाहता है तो कर सकता है। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। If no existing member is जी सर क्लियर है। हाँ is next, if no existing member is determined to acquire share then share can be transferred by transferor to the proposed transfer। अगर क्या है, अब मंशा
पहले पूछ लिया इनसे, इन्होंने मना कर दिया, गौरी ने और सौरभ ने कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज द शेयर। तो क्या है फिर, जिसको भी मंशा ट्रांसफर करना चाहती है आराम से, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो कोई भी हो, आराम से कर सकती है, लेकिन पहला राइट किसका होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का होगा। इसी तरह यही रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट कंपनी में। भाई अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहा है तो पहले अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उन्हीं को ही बेचे, उन्हीं को ही ऑफर करे। अ मेंबर इज नॉट बाउंड टू सेल शेयर टू अदर मेंबर अंडर preemption clause unless the other member or member agree to buy all the share proposed to be sold. The transfer between the member is outside the preview of preemption clause. The preemption clause cannot place a complete ban on a right to transfer. They cannot completely prohibit the transfer. मतलब प्रियम्पशन राइट एक तरह से ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि अगर आप अपने शेयर बेच रहे हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अगर मंशा अपने शेयर बेचना चाहती है तो किसी और को बेचने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अपने एग्जिस्टिंग जो साथ वाले शेयर होल्डर हैं या गौरी या सौरभ में से किसी को ऑफर करना पड़ेगा। अगर वो लेने को तैयार हैं ठीक है, अगर नहीं है तो फिर जिसको भी मंशा बेचना चाहती है XYZ वो आराम से बेच सकती है। तो ये एक राइट टू प्रियम्पशन एक तरह से क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, ये प्रोहिबिशन नहीं है। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ। जी सर। अब आता है हमारे पास, तो इसका प्राइस डायरेक्टर क्यों डिटरमाइन करेंगे? तो कंपनी के जो डायरेक्टर होते तो हैं वही सेल तो तो हम डिसाइड, कर रहे हैं, हमें डिटरमाइन करने दो। आप कैसे डिटरमाइन करोगे, हाउ यू कैन डिटरमाइन, वो तो डिटर्मिनेशन कंपनी का जो ऑडिटर होगा डिपेंड अपॉन द मार्केट वैल्यू, जो कंपनी का बिजनेस है, कंपनी के जो रेवेन्यू है, जो कंपनी का टर्नओवर है, कंपनी की नेटवर्थ है, उसके बेसिस पे डिसाइडेड होगा ना, फाइनेंशियल्स के बेसिस पे डिसाइडेड होता है शेयर का प्राइस। आपका प्रॉफिट कितना है तो वो भी डिसाइड करता है सब कुछ, टर्नओवर वगैरह एंड ऑल थिंग्स, नेटवर्थ डिसाइड करती है, उसी के बेसिस पे मार्केट प्राइस निकलता है कि करंटली इस मार्केट प्राइस पे ये शेयर बिक सकते हैं। क्लियर है? और वो डिसाइड जो करते हैं या तो कंपनी के ऑडिटर या कंपनी के डायरेक्टर, क्योंकि मैनेजमेंट सारी वही देखते हैं, बिजनेस के बारे में ज़्यादातर उन्हीं को पता होता है, तो वही डिसाइड करते हैं। क्लियर है? ओके सर। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर अंडर प्रीएम्पशन राइट। भाई जो ये शेयर हैं जो बेचे जा रहे हैं इनकी वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन की जा सकती है, जो ऊपर लिखा था सेम चीज वही है। Article of Association of Private Company provide that the share are to be sold under preemption clause at a fair price determined by the directors. ये कहना चाह रहा है कि Article of Association of a Private Company provide that the share are to be sold under preemption clause at a fair price determined by the director or the auditor of the company. It may also be provided that fair price would be certified by the auditor of the company. If the preemption clause require that the share are required to be offered to the member at the price certified by the director or auditor, the court is not a position to inquire into the correctness of the valuation. Unless there is evidence that valuation was not correctly made, if the person who made the valuation has acted negligently and failed to take into account all the necessary factor for arriving at the value of share, in such case transferor may sue for the damages to the person who made the valuation of share. ये कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू डिसाइड की जाती है शेयर की, वो आप सबसे पहले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड की जाती है, जो भी उस टाइम का फेयर मार्केट वैल्यू होगी। दूसरा, उसकी जो वैल्यू है कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के ऑडिटर डिसाइड करेंगे मार्केट वैल्यू। जो भी वैल्यू कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के ऑडिटर हैं डिसाइड करते हैं, कोर्ट के पास कोई राइट नहीं है उनकी जो भी वैल्यू है उसमें इंक्वायरी करने का। जो भी वैल्यू वो डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगी। लेकिन अगर जहां पे आपको लगा, मान लो मंशा कहती है कि भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे शेयर का पर शेयर का प्राइस 500 रुपये है, लेकिन डायरेक्टर ने निकाला 400 रुपये। अब मंशा कह रही है कि भाई यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, इन्होंने मेरे साथ कुछ, या तो मेरे को ये गुमराह कर रहे हैं, दे आर मिस रिप्रेजेंटिंग एंड, या फिर वो कोई गलत तरीके से कर रहे हैं, दे आर डूइंग रॉन्ग वर्किंग। इस
कि इस सिचुएशन में मंशा हैव राइट टू फाइल द केस अगेंस्ट द डायरेक्टर द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन द कोर्ट। मंशा के पास राइट है, अदरवाइज कोर्ट अपनी उससे इंक्वायरी नहीं कर सकती। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर, क्लियर। एनी डाउट? No, sir. हाँ, तब प्राइवेट कंपनीज अंडरस्टूड कि प्राइवेट कंपनी किस तरह से होता है। क्लियर है? Yes, sir. नाउ पब्लिक कंपनी। अब हमारे पास आता है पब्लिक कंपनी। As per section 58 subsection 2, the security interest of any member in a public company are freely transferable। जो पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटी होती है, जो पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटी होती है, that are freely transfer, that are freely transfer। The board of director of the company or the concerned depository has no discretion to refuse or withhold transfer of security। तो कि भाई पब्लिक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या कोई डिपॉजिटरी है, उनके पास कोई राइट नहीं है कि शेयर होल्डर्स के जो ट्रांसफर है उसको मना कर दे। क्लियर है? पब्लिक कंपनी में जो ट्रांसफर होता है इमीडिएटली हो जाता है। पब्लिक कंपनी में जो ट्रांसफर होता है इमीडिएटली हो जाता है। समझ आ गई? अगर कोई अपने शेयर, इफ एनी वन वॉन्ट टू ट्रांसफर देयर शेयर टू एनी पर्सन, मंशा वॉन्ट टू ट्रांसफर देयर शेयर टू द गौरी, शी कैन ट्रांसफर। उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, जिसको ट्रांसफर डीड भी बोला जाता है। You have to execute for the transfer of shares, you have to execute the transfer deed। Clear है? You have to execute transfer deed, जिसके अंदर प्रॉपरली डिसाइड किया जाता है हाउ टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली डिसाइड की जाती है, सब कुछ किस डेट पे कैसे सारा उसमें डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? तो कोई भी पर्सन अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो उसके लिए ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी प्रेजेंटेड टू द कंपनी। भाई मंशा अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर वो गौरी को अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहती है तो गौरी और मंशा के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट होगा जिसको ट्रांसफर डीड भी बोला जाता है। ये फॉर्म नंबर SH4 में बनेगा, SH4 में। अगर मंशा पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर कर रही है, मंशा इज ट्रांसफरिंग द पार्टली पेड अप शेयर टू द गौरी, तो पहले मंशा को इस चीज के रिगार्डिंग गौरी को नोटिस भेजना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मेरे ये शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, मैंने इस पे अभी तक 60 रुपया 60 रुपीज पे किया हुआ है, and there is 40 rupees still unpaid, still you have interested to purchase my share or not? First of all, Mansha have to send the notice to the Gori to inform about the partly paid up share। तो उसमें नोटिस दिया जाएगा ट्रांसफरी को by the transferor in form SH5। Time limit for delivery of certificate: when the Mansha has transferred their share to the Gori, within how much time the company issue the share certificate to the Gauri? This is 1 month from 1 month. the transfer। If the share of the company are in the demat form, electronic form, if the share of the company are in the electronic form, then you have to intimate to the depository immediately, you have to intimate to the depository about the transferability। Transfer of security by legal representative in case of death
of member. In case where the shareholder has died, then his or her legal representative can transfer the share of their deceased father or anyone else. समझ आ गई? If any company is doing the transfer of share in fraud, अगर वहां पे फ्रॉड हो रहा है तो अंडर सेक्शन 447 कंपनी लाइबल होगी फ्रॉड के. क्लियर है? क्लियर है? Yes, एनी sir. डाउट? No, sir. किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ. No, sir, no doubt. सौरभ, नहीं सर, क्लियर है यहाँ तक. गौरी, Yes, sir, clear. ओके, आगे बढ़े. हाँ, Yes, स्टैम्प sir. ड्यूटी पेबल एंड अफिक्सेशन कैंसिलेशन ऑफ स्टैम्प एट अ टाइम ऑफ ट्रांसफर. व्हेन अ ट्रांसफरर transferring their share, when a Mancha is transferring their share to the Gauri, then in transfer of shares you have to pay the stamp duty. The company have to pay the stamp duty. Before the transfer is filed with the company, it should be duly stamped. When you are filing the document, when Mancha or Gauri, whatever, anyone, transferor or transferee, anyone can file the document to the company बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर. कोई भी फाइल कर सकता है, बट वो क्या होने चाहिए? ड्यूली स्टैम्प होने चाहिए. द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अट्रैक्ट प्रिस्क्राइब स्टैम्प ड्यूटी अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है. अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द शेयर ट्रांसफर डीड. जो शेयर ट्रांसफर डीड बनेगी उसमें आप ये भी बताओगे कि टोटल कितने रुपीस के ये शेयर्स हैं जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं. एज अदरवाइज द कंपनी कैन नॉट वेरीफाई वेदर शेयर स्टैम्प ड्यूली whether share transfer stamp duty has been correctly charged, thereby attracting the penal provision of the Stamp Act in case of default. The amount of consideration is required to be mentioned in the share transfer deed. Amount to जो भी कंसिडरेशन होगा वो शेयर ट्रांसफर डीड में आपको पूरा बताना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही आपको क्या करनी पड़ेगी? स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, कंपनी कैन नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी अनलेस द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ड्यूली स्टैम्प. अगर आपका जो ट्रांसफर डीड है वो ड्यूली स्टैम्प नहीं है, अगर वो एग्जीक्यूटेड नहीं है, अगर वो प्रॉपर डेटेड नहीं है, अगर आपने स्टैम्प को कैंसिल प्रॉपरली नहीं किया, तो हम मान के चलेंगे कि आपका जो ट्रांसफर है वो रजिस्टर नहीं हो सकता. कंपनी तब तक आपके ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं कर सकती. क्लियर है? दीज आर द रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स. ट्रांसफर एंड री इश्यू ऑफ डिबेंचर. व्हेन अ कंपनी इज ट्रांसफरिंग देयर डिबेंचर, then how much stamp duty you have to pay? There is the rate of stamp duty is 0.0001%. Transfer of security other than debenture on delivery basis. Other than debenture, the security, if you are transferring on delivery basis, the amount, the percentage is, the rate of the stamp duty is 0.15%. And if you are transferring the security other than debenture on non-delivery basis, then there is 0.003%. Clear है? Any doubt? No, sir. Now there is rectification of register of member. Rectification of register of member. Rectification of register of member, section 59. Remedy to the aggrieved for not carrying the changes in the register of member, ground of appeal. ये कहना चाह रहा है कि if without sufficient cause, बिना किसी रीजन के, the name of any person is entered in the register of member, or the name of any person having entered in the register of member is without sufficient reason omitted. Default or unnecessary dealing is being made in entering
in the register the fact of any person having become member, or default or unnecessary delaying is made in entering in the fact of any person have ceased to be member. मान लो मंशा जो थी कंपनी की शेयर होल्डर नहीं थी, मंशा ने कोई शेयर नहीं लिए कंपनी के, बट बिना किसी रीजन के कंपनी ने मंशा का नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में डाल दिया। मंशा कंपनी की शेयर होल्डर थी, लेकिन बिना किसी रीजन के मंशा का नाम रजिस्टर में से काट दिया, बताया ही नहीं। मंशा ने कंपनी के शेयर लिए, मंशा रिक्वेस्टिंग कि मेरा नाम रजिस्टर में डालो, लेकिन कंपनी डिले कर रही है बिना किसी कारण के। बिना किसी कारण के रजिस्टर में से आपका नाम काटने में, मान लो मंशा शेयर होल्डर नहीं रही, लेकिन अभी भी वो आपका नाम रजिस्टर में से काट नहीं रहे, वो डिले कर रहे हैं, तो इस केस में मंशा जो है एग्रीव्ड पर्सन है। जो मंशा जो है एग्रीव्ड पर्सन है। द पर्सन एग्रीव्ड और एनी मेंबर ऑफ द कंपनी और द कंपनी में अपील इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द ट्रिब्यूनल। आप क्या कर सकते हो, ट्रिब्यूनल को एनसीएलटी में अपील कर सकते हो। इन केस ऑफ फॉरेन मेंबर और डिबेंचर होल्डर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मान लो आपके कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो अमेरिका के हैं, या डिबेंचर होल्डर है वो अमेरिका के हैं, तो वो अपने वहां की किसी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ। समझ आ गई? क्लियर है? रेक्टिफिकेशन का समझ आ गया कि किस पर्पस के लिए रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, रीजन समझ आ गए? जी सर। एनी डाउट? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. Order of the tribunal. नो सर। The tribunal may, after hearing the party to the appeal by the order, the tribunal may, after hearing the party to the appeal by order, either dismiss the appeal or direct the transfer or transmission shall be registered by the company within a period of 10 days of receipt of the order, or direct rectification of the record or depository or register. In the later case, direct the company to pay damages if any sustained by the party. आप जैसे ही अपील फाइल करोगे उसके बाद अगर एनसीएलटी को लगा कि एवरीथिंग इज ओके, देन एनसीएलटी क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को कि विद इन 10 डेज, अगर आपको शेयर मिलने थे तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर बनाया जाए। अगर कोई रेक्टिफिकेशन रजिस्टर के अंदर करनी है तो वो भी क्या की जाए। अगर इसकी वजह से आपको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी कंपनी आपको पे करके यहाँ पर चलेगी। एनी डाउट? नो सर। नो सर। Right to transfer not restricted. Section 59 of the Act shall not restrict the right of the holder of security to transfer shares. Any person acquiring such security shall be entitled to voting right unless the voting right has been suspended by the order of tribunal. जब तक कि ट्राइब्यूनल कोई ऑर्डर पास ना कर दे, इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर शेयर यू कैन ट्रांसफर, you have voting right, you can exercise your voting right. आपको जब तक एनसीएलटी कोई ऑर्डर पास ना कर दे, जब तक कि कोई, जैसे आपने अपील फाइल की, अब केस चल रहा है एनसीएलटी के पास, आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हो कंपनी के, आप अगर किसी को ट्रांसफर करना चाहते हो अपने शेयर, यू कैन ट्रांसफर। आप कोई वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना चाहते हो, यू कैन एक्सरसाइज। जब तक कि एनसीएलटी ऑर्डर में कुछ ना बोल दे तब तक आप कर सकते हो। क्लियर है? समझ आ गई? एनी डाउट? नो सर। Contravention of the provision of the law, where the transfer of the security is in contravention of any of the provision of the Security Contract Regulation Act 1956, SCRA Act 1956, SEBI Act, Security Exchange Board of India Act 1992 and the company law or any other law for the time being in force. कि भाई अगर सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के केस में देखो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लगता है, सेबी एक्ट लगता है, कंपनी एक्ट लगता है, ये कोई भी रूल्स रेगुलेशन है, अगर कंपनी उसको क्या करती है, कॉन्ट्रावेंट करती है, इनकी ब्रीच करती है, द ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन में बी मेड बाय डिपॉजिटरी कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, होल्डर ऑफ सिक्योरिटी या सेबी,
तो एनसीएलटी को कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? एनसीएलटी को एप्लीकेशन या तो डिपॉजिटरी लगा सकती है, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लगा सकता है, या कोई भी होल्डर ऑफ सिक्योरिटी लगा सकता है, और या फिर सेबी लगा सकता है। डायरेक्ट एनी कंपनी या डिपॉजिटरी टू सेट राइट द कॉन्ट्रावेंशन एंड रेक्टिफाइड इट रजिस्टर ऑफ द रिकॉर्ड कंसर्न। कि एनसीएलटी फिर कंपनी को बोल सकता है कि जो भी आपने कॉन्ट्रावेंशन की है, अपनी कॉन्ट्रावेंशन को ठीक कीजिए, जो भी रिकॉर्ड आपको ठीक करने हैं उनको रेक्टिफाई करिए। एनी डाउट? No, sir. हाँ। No, sir, no doubt. स्पेसिफिक इंसेंटिव्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किन किन सिचुएशन में परमिजिबल हो सकता है? कब कब रेक्टिफिकेशन परमिजिबल होगा? हर केस में भी एनसीएलटी कब आपकी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन को अलाउ करेगा? पहला, एप्लीकेंट इंड्यूस टू टेक शेयर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन। कंपनी ने आपके साथ आपको कुछ उल्टा सीधा बता के मिस रिप्रेजेंट करके आपको क्या कर दिया? शेयर दे दिया। शेयर होल्डर इज नेम रिमूव अंडर अनलॉफुल सरेंडर ऑफ शेयर। भाई अनलॉफुल तरीके से कंपनी ने शेयर को सरेंडर करवा के आपका नाम रिमूव कर दिया। कंपनी आपको इर्रेगुलर अलॉटमेंट कर रही है, आपको शेयर ही नहीं दे रही। कंपनी ने आपकी मर्जी से, आपकी नॉलेज के बिना रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपके नॉमिनी का नाम डाल दिया, किसी का भी। अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टेकिंग नेसेसरी परमिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब भी आप नॉन रेजिडेंट को शेयर अलॉट कर रहे हो कोई कंपनी, उसको फॉरेन एक्सचेंज की आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, बट आपने आरबीआई की अप्रूवल नहीं ली। अलॉटमेंट इज इन वायलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और जो भी अलॉटमेंट आप कर रहे हो, आप मेमोरेंडम को फॉलो नहीं कर रहे। अगर ये सिचुएशंस होती हैं, देयर आर दीज सिचुएशन, देन you can file the appeal to the NCLT regarding rectification. Clear है? Yes, sir, clear है. Now हमारे पास एक पॉइंट आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसमिशन को ट्रांसफर नहीं बोलते, ट्रांसफर अलग चीज होती है, ट्रांसमिशन अलग होता है। अच्छा, ट्रांसमिशन क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, जब कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है, अगर वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, तो जो भी उस कंपनी के शेयर हैं, जो भी उस शेयर होल्डर जो मर चुका है उसके शेयर हैं, वो शेयर उसके लीगल हियर को चले जाते हैं। क्लियर है? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ यहाँ पे आपको कोई शेयर ट्रांसफर डीड बनाने की जरूरत नहीं होती कि भाई पहले ट्रांसफर में क्या करना पड़ता है। ट्रांसफर में क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर के अंदर आपको प्रॉपरली शेयर ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है, साइन करना पड़ता है, शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके कंपनी को देना पड़ता है। भाई एक डिसीज पर्सन था, मतलब एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए, उसकी हो गई मौत, डेथ हो गई उसकी। अब जो भी उसका आगे लीगल हेयर था, मान लो उसका बेटा, वो शेयर जो है ऑटोमेटिकली उसको बस कंपनी को क्या दिखाना है? मैरिज तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाना है, या अपनी कोई विल है उसकी वो दिखानी है कि भाई देखो मेरे पिताजी की हो गई है डेथ, माय फादर हैज बीन डाइड, नाउ जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो मेरे नाम कर दी जाए। तो विदाउट एग्जीक्यूटिंग एनी शेयर ट्रांसफर डीड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो भी उसके शेयर्स हैं वो सारे ट्रांसमिट हो जाएंगे उसके लीगल हेयर को। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांसमिशन है। क्लियर है? एनी डाउट? जी सर, क्लियर है. तो ये ट्रांसमिशन है। नो No, सर। sir. तो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ट्रांसमिशन, व्हाट इज ट्रांसफर। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। भाई देखो, जो ट्रांसफर होता है वो वॉलेंटायरली या डेलिबरेट एक्ट ऑफ पार्टी होता है। कोई पर्सन अपने शेयर, मंशा वांट टू ट्रांसफर देयर शेयर टू द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द वॉलेंटरी एंड डेलिबरेट, कि भाई वो चाहती है अपने शेयर ट्रांसफर करना, दे आर बोथ आर द लिविंग पर्सन, वो कर रहे हैं। बट ट्रांसमिशन जो होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। किसी मेंबर की डेथ हो गई, कोई मेंबर दिवालिया इंसॉल्वेंट हो गया, कोई मेंबर पागल हो गया, अब वो कैपेबल नहीं है उन शेयर को रखने के,
तो भाई अब क्या है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट उसके लीगल हेयर को चली जाती है। ट्रांसफर के लिए आपको ट्रांसफर डीड की जरूरत पड़ती है, बट ट्रांसमिशन के केस में देयर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रांसमिशन और ट्रांसफर डीड। जो ट्रांसफर होता है इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल होता है। बट जो ट्रांसमिशन होता है वो एक मेंबर की डेथ की वजह से, एक मेंबर की इंसॉल्वेंसी की वजह से होता है। ट्रांसफर के केस में अगर मान लो मंशा इज ट्रांसफरिंग देयर शेयर टू द गोरी, इन रिटर्न गोरी हैव टू पे द अमाउंट एज अ कंसिडरेशन। भाई अगर गोरी परचेज कर रही है अपने शेयर तो उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना। ट्रांसफर में आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ता है, लेकिन ट्रांसमिशन विदाउट कंसिडरेशन होता है। ट्रांसमिशन में कोई कंसिडरेशन नहीं होता। ट्रांसफर के केस में यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी, बट ट्रांसमिशन के केस में यू डोंट हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद क्या है, हैज लॉन्ग एज ट्रांसफर इज कंप्लीट द लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर सीज। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, मंशा ने अपने शेयर गोरी को ट्रांसफर कर दिए, तो गोरी अब शेयर होल्डर नहीं रहेगी, सॉरी मंशा अब शेयर होल्डर नहीं रहेगी। लेकिन ट्रांसमिशन के केस में शेयर कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल लायबिलिटी। लेकिन शेयर के ऊपर क्या होगा कि भाई मिस्टर ए क्या था, डेथ हो गई, उसने अपने शेयर क्या किए, किसको ट्रांसफर कर दिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके लीगल हेयर को। उसके ट्रांसमिशन हो गया, उसके शेयर किसको ट्रांसमिट हो गए, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो जितनी भी लायबिलिटी ओरिजिनल थी वो सारी इसके अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे आ जाती है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में। समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है शेयर कैपिटल का। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अभी के लिए इसमें इतना ही है। हम अभी GIGL की क्लास शुरू करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। क्लियर है? एनी डाउट, किसी का कोई डाउट? यस सर, क्लियर है।